हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है समायोजन एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ के लिए या फिर किसी भी आवश्यकता के लिए, समस्या के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेना, परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना। ठीक है, तो अर्थ हम समझेंगे सबसे पहले कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। ठीक है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है भाई, समझ गए आप यहाँ तक कि जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुकूल अगर व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है तो वो क्या है, समायोजन है। ठीक है, और वो अपनी आवश्यकताओं को वहाँ संतुष्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ संतुष्ट करने से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो। ठीक है, अगर आपकी टिकट बुक हो जाती है ट्रेन में तो आप एसी डब्बे में जाते हो, लेकिन अगर आगे आपको पैसेंजर में ट्रैवल करना पड़ जाता है तो आप क्या देखोगे कि बस थोड़ी सी सीट मिल जाए ताकि मुझे खड़ा ना होना पड़े। ठीक है, तो वहाँ आपकी आवश्यकता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बैठना। ओके, और पहले आप कितने एसी के डब्बे में कितने फ्री फील करके मतलब ट्रैवल कर रहे थे। तो ये है कि परिस्थितियों के अनुसार अगर आप अपने आप को डालते हो तो वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन जीवन, पर्यावरण और प्रकृति के साथ होता है। ठीक है भाई, तो स्थायी हम किन चीज़ों के साथ समायोजन करते हैं, अपने जीवन के साथ, अपने वातावरण के साथ और अपनी प्रकृति के साथ। ठीक है, अब है भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगी। और किस तरीके से मिलेंगी कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इनको। हाँ भाई, फर्स्ट है जो स्किनर ने दी है, इन्होंने क्या कहा है कि इनके अनुसार समायोजन एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, स्किनर ने कहा है कि समायोजन करना इंसान जो है वो सीख करके करता है, वो सीखने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सेकंड है गेट्स, इन्होंने कहा है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, और जब वो कुछ नया करता रहता है तो नया सीखता रहता है और व्यक्ति अपने वातावरण के बीच एक संतुलित संबंध बना लेता है। ठीक है भाई, तो आप दोनों डेफिनेशंस को एक दो बार और रिवाइज करेंगे और डायरेक्ट पूछी जाती है कि ये जो परिभाषा है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई समायोजन का उल्टा, कुसमायोजन। कुसमायोजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब समायोजन में क्या कर रहे थे आप, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल रहे थे और आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कुसमायोजन में क्या हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाल पाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाएगा, कुसमायोजन। ठीक है, कुसमायोजन के कुछ मुख्य तत्व हैं, मतलब जब इंसान की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती हैं तो वो कुछ स्टेजेस से निकलता है। ठीक है, तो वो स्टेजेस क्या हैं, फर्स्ट है, सबसे पहले इंसान में तनाव आता है भाई, स्ट्रेस। जब उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती तो वो स्ट्रेस फील करता है। स्ट्रेस में क्या होता है कि जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वो क्या है, तनाव आ जाता है। ठीक है भाई, मान लीजिए बच्चा 2-3 साल से टीचर के लिए तैयारी कर रहा है लेकिन उससे पेपर क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो समाज वाले, घर परिवार वाले लोग उसको बार बार पूछते रहते हैं कब जॉब लगेगा, कब जॉब लगेगा। मतलब ये है कि वो समाज और वातावरण के अनुसार जो है अपने आप पर कार्य नहीं कर पा रहा है तो वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस फील करने लग जाएगा, उन लोगों से दूर रहने लग जाएगा कि पास जाते ही ये एग्ज़ाम के बारे में ही पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप कुछ भी फील ना करें भाई। ठीक है, तो इन कुसमायोजन के जितने भी तत्व आएंगे ये एक नॉर्मल लाइफ में सब कोई फील करता है इन चीज़ों को। ठीक है, सबके पास आते हैं, बट इतना नहीं इनके अंदर चला जाना चाहिए कि बहुत लोग जो है वो बहुत गलत गलत कदम उठा लेते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम के लिए होती हैं। जहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उन पर काम कीजिए तो ये सब कुछ अपने आप दूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तत्व है भाई कुसमायोजन का, वो है चिंता और वरी। जब व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें चिंता जागृत हो जाती है। ठीक है, वातावरण के अनुसार से यहाँ मतलब है जैसे मान लीजिए आप लोग 5-6 दोस्त हैं जो किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और सब लग जाते हैं और अगर मान लीजिए आप एक बच्चा कोई रह जाता है तो वो क्या है कि वो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता। ठीक है, वो सब जॉब करने लग जाते हैं, वो वहीं रह जाता है, तो उसमें एक चिंता हो जाती है कि यार सब लग गए मैं अकेला रह गया, सब लग गए मैं अकेला रह गया। ठीक है, तो इस तरीके तो वही सब लग जाते हैं, बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। ये सब जो तत्व हैं इनको अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। नेक्स्ट है फिर दबाव, यह प्रतियोगिता के कारण आता है। ठीक है, आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति जो है वो दबाव में आ जाता है।
नेक्स्ट जो तत्व है वो है भाई कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। जब किसी भी व्यक्ति की इच्छा में बाधा आती है ना, तो उम्मीद खत्म हो जाती है उस इंसान की, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कुंठा। नेक्स्ट है, इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में कि द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होता है इंसान में। तो जब दो शक्तियाँ एक साथ उसके सामने आ जाती है ना, तब कॉन्फ्लिक्ट आता है। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे ने टेट एग्जाम्स, जब आप टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सब तरीके के भरोगे, रीट का भी भर दिया, DSSB का भी भर दिया, ठीक। तो दोनों पेपर अगर क्लैश कर जाते एक ही टाइम पे, तो आपके सामने क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई मैंने तो दोनों की तैयारी की है, लेकिन मैं कौन सा एग्जाम देने जाऊँ, DSSB का देने जाऊँ या रीट का देने जाऊँ। तो इस तरीके से जो दो सिचुएशंस आपके सामने आ जाती हैं एक समय पे, वो क्या कहलाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है भाई, इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास सुरक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, ये दो प्रकार का है। ऐसी युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा युक्तियाँ, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसी युक्तियाँ जिसमें व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों को मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच की साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो सुरक्षा युक्तियों में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा कि अपनी जो चिंता है, उसकी जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए, उनकी टेंशन्स और जो हमने ऊपर देखे फ्रस्ट्रेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करेगा, एक अप्रत्यक्ष रूप से कोई एक साधन अस्थायी कवच के रूप में जो है अपने आप इस्तेमाल कर लेगा, जिससे ये जो चीज़ें हैं, द्वंद्व है, फ्रस्ट्रेशन है, चिंता है, ये सब उसके सामने से थोड़े टाइम के लिए अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता, तो क्या करेगा भाई, प्राइवेट टीचर बन जाएगा, और वो वहाँ पे अपनी जो योग्यता है वो दिखाने की, अपनी स्किल्स दिखाने की के लिए काम करता है, और फिर मन मन में सोचता रहता है वो कि चलो गवर्नमेंट टीचर नहीं तो मैं प्राइवेट टीचर ही सही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये दो तरह की होती हैं भाई, ये विधियाँ जो सुरक्षा युक्तियाँ हैं, ये दो प्रकार की हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और एक होती भाई अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई, इसलिए काम आती है कि सुरक्षा युक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में आपकी अप्रत्यक्ष विधि पूछी जाती है, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक। तो डायरेक्ट मेथड में हम पहले देखेंगे कि तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है भाई, किसी भी साधन को अपना लेता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति अप्रत्यक्ष उपाय अपनाने लग जाता है, और वो भी कौन से मन से अपनाता है भाई, अचेतन मन से अपनाता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अप्रत्यक्ष विधि में जो व्यक्ति है वो किस मन से किसी भी उपाय को अपनाता है, तो वो अचेतन मन से अपनाता है। हाँ भाई, अब हम देखेंगे जो अप्रत्यक्ष विधि हैं आपकी, उसके कुछ पार्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, इनको आप बहुत ध्यान से करोगे, एग्जाम में आपसे यही पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपने पढ़ना है। और मेन चीज़ यहाँ कि आप जो इनके हिंदी के नाम हैं, लिखे मैंने दोनों हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, आप इनको इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, 1 2 3 4 नाम तक भी हैं, तो एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप इनको इंग्लिश में ज़रूर से लर्न करें, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश देख करके पता चल जाएगी क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि का पहला जो पार्ट है वो है कि तर्क संगति, रेशनलाइजेशन। इस विधि में व्यक्ति क्या करता है, अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेने लग जाता है भाई, ठीक है। काम के बारे में गलत प्रतिक्रिया देने लग जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति की बात कुछ भी हो, वो उसको तो सही साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोलने लग जाता है। अब जैसे ले लीजिए कि बच्चा है एग्जाम में फेल हो गया है, तो क्या बोलेगा कि टीचर ने ये तो हमें कराया ही नहीं था, या फिर टीचर ने तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ठीक है, या फिर मैं तो उस दिन गया ही नहीं था, ये तो मेरी नोटबुक में है ही नहीं। तो इस तरीके के जो बहानेबाजी हैं, झूठ बोलने लग जाएगा, टीचर के ऊपर दोष देने लग जाएगा। तो ये आपका किस में आता है, तर्क संगति में। तो डायरेक्ट आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जब बच्चा जो है वो अपने अध्यापक पर दोष देने लग जाता है, तो वो किस तरह की विधि को अपना रहा है, तो किस तरह की विधि को अपना रहा है, रेशनलाइजेशन। सेकंड है दमन और शमन, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे। दमन और शमन में क्या है, दमन क्या है, रिप्रेशन, और शमन क्या है, सप्रेशन। दमन में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ भाई कुछ बुरी घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है, तो उसकी यादें और विचार और भावना जो भी हैं वो उसके वक्त के साथ अचेतन मन में चली जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई बहुत जिससे लगाव हो,
अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या करता है, टाइम के साथ 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 उसकी सभी चीज़ों को भूल जाता है, और प्रॉपर हम जब किसी के बारे में बात करते तभी वो इंसान हमें याद आता है, ठीक है, तो वो होता है दमन। शमन में क्या हो जाएगा कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को बलपूर्वक उसकी यादों को भुलाना चाहता है तो क्या होगा, समन। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो आपके साथ कोई धोखा करता है, ठीक है, तो आपको वो क्या होगा, बार बार, मतलब दोस्ती थी तो क्लास में जाओगे तो वो याद आएगा, कहीं घूमने जाते हो तो वो याद आएगा, लेकिन जब उसने आपसे धोखा कर दिया तो आप क्या करोगे, उसको बलपूर्वक उसकी बातों को भुलाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये दमन और शमन में यही फर्क है कि दमन में वक्त के साथ चीज़ों को भूला जाता है और शमन में बलपूर्वक चीज़ों को भुलाया जाता है। नेक्स्ट है भाई फोर्थ, क्षतिपूर्ति और कंपनसेशन। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपनी कमियों को किसी चीज़ का सहारा लेकर के उसको पूरा कर देता है, ठीक है। मतलब क्षतिपूर्ति आपको नाम से ही पता चल गया होगा, जैसे कि कम हाइट वाली गर्ल्स हैं तो वो क्या करेंगी, हिल्स पहन लेंगी, तो क्या हो जाएगा, उनकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, उनकी हाइट लंबी दिखने लग जाएगी। तो इसी तरीके से क्षतिपूर्ति में यही है कि सिर्फ आपकी जो भी कमी है किसी भी तरीके की है तो आप किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेकर के उस कमी को दूर करना चाहते हो, तो वो है क्षतिपूर्ति। फिफ्थ है आत्मीकरण या फिर तदात्मीकरण और आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हो जाता है, ठीक है, और स्वयं को उसके अनुसार डालने का प्रयास करता है। जैसे कि बच्चे मूवी वगैरह देखते हैं, कोई नई मूवी कुछ भी आती है तो वो उसी एक्टर की तरह, हीरो की तरह क्या करेंगे, अपनी बॉडी बनाने लग जाएंगे या फिर उसी की तरह पहनावा करने लग जाएंगे या हेयर कट बना लेंगे। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने आप को उसके अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये होता है भाई आइडेंटिफिकेशन। सिक्स्थ है भाई प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या करता है कि जब व्यक्ति अपने संवेग, अपने इच्छा व्यक्त नहीं कर पाता, विचार जो भी हैं उसके मन में, वो अगर व्यक्त नहीं कर पाता है सामने वाले पे, तो वो क्या करेगा, फिर किसी अन्य तरीके से अपनी भावनाओं को कहीं और जा करके निकालता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है कोई व्यक्ति, और वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए उसका बॉस उस पर ऑफिस में गुस्सा करता है, उस पर डांट पड़ती है, तो क्या करेगा, घर पे आकर अपनी बीवी पे चिल्लाएगा या बच्चों पे चिल्लाएगा, है ना। लेकिन भाई आजकल वो जमाना तो चला गया, बीवियाँ तो सुनती नहीं है, बच्चे थोड़े बहुत सुन लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो भी नहीं सुनेंगे अगर ऐसे ही बेफालतू में आप ऑफिस का झगड़ा और बच्चों के ऊपर टालोगे, ठीक है। तो ये है भाई प्रतिस्थापन, कि आप एक जगह की जो चीज़ है वो किसी अन्य तरीके से कहीं और निकालते हो, ठीक, क्योंकि वो बॉस पे तो कुछ बोल नहीं पाते और वो घर पे जाके क्या करते हैं, घर पे अपना गुस्सा निकालते हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। सेवंथ है प्रतिगमन, रिग्रेशन। जब व्यक्ति जो है कोई तनाव में होता है तो उससे बचने के लिए वो अपने अतीत में चला जाता है, बच्चों के जैसा बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब लोगों को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, चीज़ों को, सामान को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, इधर से उधर फेंकने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या कर, मतलब अगर जब वो रिलैक्स हो जाते तब उनको एहसास होता है कि मैं ये क्या बच्चों के जैसे बिहेवियर कर रहा था। जब उसको नुकसान समझ में आता है तो वो क्या होता है, फिर रिग्रेशन होता है उसको इस चीज़ का। तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिगमन। एट्थ है अंतःक्षेपण, इंट्रोजेक्शन। इसमें व्यक्ति क्या करता है भाई, अपने आसपास के माहौल, वातावरण को देख करके खुद भी वैसा ही फील करने लग जाता है। मान लीजिए उसके घर वालों को देखता है और घर वाले बहुत खुश हैं तो वो अपने आप को खुश फील करने लग जाता है। अगर घर वाले उसको दुखी दिखते हैं तो वो खुद भी दुखी। मान लीजिए आप किसी वातावरण में ऐसे में जाते हैं जहाँ लोग दुखी सा फेस बना करके बैठे हैं, तो आप वहाँ कितना भी हंसी मजाक का माहौल बना लीजिए, आप हंस नहीं सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा है अंतःक्षेपण, कि हम जिस तरीके के माहौल में जाते हैं हम वैसा ही फील करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उदात्तीकरण। नेक्स्ट है भाई उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी अनैतिक इच्छाओं, जरूरतों को पूरा करने के लिए जो समाज हमें एक स्वीकृत उद्देश्य देता है ना, कि समाज उसको उचित समझता है, उसके अनुसार बच्चा क्या करता है, अपने आप को बदल देता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसने कभी कोई मूवी देखी, उसने देखी कि जो गुंडे होते हैं मूवी में उनको बहुत पैसा मिलता है, वो मार दाड़ करते हैं, उनसे लोग बहुत डरते हैं, तो क्या करता है, वो सोचता है मैं बड़ा होकर के गुंडा बनूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि जो गुंडे लोग हैं उनको समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, गुंडे की जगह क्या बन जाता है, बॉक्सर बन जाता है, और फिर भी वो लोगों पर अपनी दाग बनाने की सोचता है कि मैं बॉक्सर हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर वो गुंडा नाम से चलता है तो उसको समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, और वही वो अगर एक अच्छा बॉक्सर बन जाता है तो उसको समाज जो है एक स्वीकृत उद्देश्य के स्वीकृत दृष्टि से देखने लग जाता है। तो ये आता है भी उदात्तीकरण में।
ठीक है, ये थी हमारा चैप्टर समायोजन एडजस्टमेंट। और आज की वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है भाई। ठीक है, और अपनी जो प्रॉपर तैयारी है सीटेट और एस्टेट की वो शुरू कर दो। अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, और मैं कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ईवीएस की एनसीडीपी की, कोई चैप्टर कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको यहाँ से बाहर होगा, जो कराया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।